एक छिलछिलाते रेगिस्तान के बीचों बीच कोई खड़ा है। सर पर आग बरसाता सूरज है और छिपने के लिए कोई छाता भी नहीं है। हाँ, और जमीन के नीचे पानी की तलाश में मीलों दूर तक जाना है। अगर शरीर का पानी खत्म हुआ तो बस खेल खत्म। बिल्कुल, पौधों के लिए ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, ये उनकी रोजमर्रा की सच्चाई है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पारा नीट यूट्यूब चैनल। आज के इस डीप डाइव में हम एनटीए नीट 2026 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही खास टॉपिक लाए हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी पुष्पी पादपों की शारीरिकी। हाँ, और हमारा लक्ष्य सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि उस शानदार इंजीनियरिंग को समझना है जो एक पौधे को जिंदा रखती है। तो चलिए इस सोर्स मटेरियल को अनपैक करते हैं। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बीच का क्या फर्क है? देखो, इसको ऐसे समझते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब है बाहरी दिखावा, जैसे एक इमारत बाहर से कैसी दिखती है, उसका रंग, दरवाजे, खिड़कियां। राइट, जो हम आंखों से बाहर से देख सकते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन एनाटॉमी वो विज्ञान है जो हमें इमारत के अंदर ले जाता है। दीवारों के अंदर ईंटें कैसे चुनी गई हैं, प्लम्बिंग का नक्शा क्या है। पौधों में अगर हम बात करें तो कोशिकाएं यानी सेल्स उनकी ईंटें हैं, हम्म। और ये सेल्स मिलकर टिश्यूज यानी ऊतक बनाती हैं जो दीवारें हैं, और टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं जैसे जड़, तना और पत्तियां। ये पूरी एनाटॉमी का बेसिक स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ एक सवाल दिमाग में आता है, आखिर हमें किसी पौधे की इस अंदरूनी पाइपलाइन या ईंटों को पढ़ने की जरूरत ही क्या है? इसका सीधा सा जवाब है उनका एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्टेशन। एक रेगिस्तान में उगने वाले कैक्टस और पानी पर तैरने वाले कमल की बाहरी बनावट तो अलग होती ही है, लेकिन उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर ही ये तय करती है कि कौन सा पौधा भयंकर सूखे में पानी बचाएगा। अच्छा, तो इंटरनल टिश्यूज का ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है सर्वाइवल के लिए। बिल्कुल, और नीट एग्जाम में हमेशा इसी क्यों और कैसे पर सवाल बनते हैं। सही बात है। तो चलिए इमारत के कमरों को समझने से पहले ईंटों के कार्य को समझते हैं। प्लांट एनाटॉमी में 3 मेन टिश्यू सिस्टम्स होते हैं। सबसे पहले बाहरी सुरक्षा कवच की बात करते हैं, यानी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। हाँ, ये पौधे की सबसे बाहरी परत या स्किन होती है। इसका मेन काम प्रोटेक्शन का है। इसमें मुख्य रूप से एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा और ट्राइकोम्स आते हैं। और इसके ऊपर एक कोटिंग भी तो होती है ना? हाँ, एपिडर्मल सेल्स के ऊपर क्यूटिकल नाम की एक वैक्स जैसी परत होती है। ये वाटरप्रूफ होती है ताकि ट्रांसपिरेशन के दौरान पानी भाप बनकर उड़ ना जाए। वेट, यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल है। जब हम स्टोमेटा की बात करते हैं तो गैस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन के लिए इनका बड़ा रोल है। हमेशा हमारे दिमाग में बीन यानी सेम के बीज के आकार के गार्ड सेल्स आते हैं। डाइकॉट्स में वैसा ही होता है। हाँ, पर ग्रासेस में जो कि मोनोकॉट्स हैं, ये गार्ड सेल्स डम्बेल के आकार के होते हैं। क्या ये डम्बेल शेप किसी खास वजह से है? बिल्कुल, ये एक बहुत ही डायरेक्ट नीट एग्जाम टिप है। डंबल आकार के गार्ड सेल्स को खुलने और बंद होने के लिए बहुत कम टगर प्रेशर की जरूरत होती है। ग्रासेस ओपन मैदानों में होती हैं, तो सूखे के टाइम ये बहुत तेजी से बंद हो सकते हैं ताकि पानी बचे। वाओ, ये तो बहुत स्मार्ट मैकेनिज्म है ना? और इन गार्ड सेल्स के आसपास सब्सिडरी सेल्स होती हैं। स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल्स और सब्सिडरी सेल्स, इन तीनों को मिलाकर हम स्टोमेटल एपरेटस कहते हैं। क्लियर। अच्छा, तनों पर और जड़ों पर जो बाल होते हैं उनका क्या चक्कर है? तनों पर जो बाल होते हैं उन्हें ट्राइकोम्स कहते हैं। ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं और इनका काम पानी के नुकसान को रोकना है। और जड़ों पर? रूट हेयर्स हमेशा यूनिसेल्यूलर होते हैं। उनका काम प्रोटेक्शन नहीं, बल्कि मिट्टी से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना होता है। अच्छा, तो कवच बन गया। अब आते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पर। एपिडर्मल और अंदर की पाइपलाइन को छोड़ दें तो बाकी सब ग्राउंड टिश्यू ही है ना? हाँ, एग्जैक्टली। इसमें पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा आते हैं। पैरेन्काइमा पौधे का स्टोरेज रूम है। ये पतली दीवार वाली लिविंग सेल्स हैं। पत्तियों में इसी पैरेन्काइमा को हम मीजोफिल कहते हैं। वही जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और जो फोटोसिंथेसिस करता है। बिल्कुल सही। फिर आता है कॉलेनकाइमा। इसको आप पौधे का बंजी कॉर्ड समझ लीजिए। बंजी कॉर्ड? हाँ, क्योंकि ये यंग स्टेम्स और पत्तियों के डंठल को सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ताकि हवा चले तो वो मुड़े पर टूटे नहीं। क्या बात है। और स्क्लेरेनकाइमा? वो स्टील की छड़ों की तरह हैं, कंप्लीटली डेड और बहुत हार्ड सेल्स।
इनका काम सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट देना है। स्टोरेज, फ्लेक्सिबिलिटी और प्योर सपोर्ट। ग्राउंड टिश्यू क्लियर है। अब तीसरे और सबसे वाइटल सिस्टम पर आते हैं, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, पौधे की असली पाइपलाइन, यानी जाइलम और फ्लोएम। हाँ, जाइलम पानी और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है जड़ों से ऊपर की तरफ, और फ्लोएम खाना ट्रांसपोर्ट करता है पत्तियों से बाकी हिस्सों में। पर ये पाइप्स आखिर बनते किन चीजों से हैं? जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। इसके मेन कंपोनेंट्स हैं ट्रेकीड्स और वेसल्स। ट्रेकीड्स पतली नुकीले नालियां होती हैं और वेसल्स चौड़े पाइप्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स में वेसल्स का होना एक खास फीचर है। और इसके अलावा जाइलम फाइबर्स होते हैं सपोर्ट के लिए, और जाइलम पेरेन्काइमा स्टोरेज के लिए। और फ्लोएम के क्या कंपोनेंट्स हैं? मैंने सुना है इसमें सीव ट्यूब्स का बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट है। हाँ, फ्लोएम में सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। और आप सीव ट्यूब्स की बात कर रहे थे। मैच्योर होने पर सीव ट्यूब्स में अपना न्यूक्लियस नहीं होता। वेट, रियली? बिना न्यूक्लियस के एक लिविंग सेल काम कैसे करती है? यही तो नेचर का मैजिक है। उसके ठीक बगल में एक कंपेनियन सेल होती है जिसमें बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। वो कंपेनियन सेल ही सीव ट्यूब के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करती है। ओह, इसीलिए उन्हें कंपेनियन कहते हैं। सही है। एक और चीज, कुछ वैस्कुलर बंडल्स को ओपन और कुछ को क्लोज्ड क्यों कहते हैं? क्या सच में कोई दरवाजा है? क्या फैसिनेटिंग बात पूछी है आपने। यहाँ ओपन का मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच एक लेयर है जिसे कैम्बियम कहते हैं। अच्छा, कैम्बियम। हाँ, ये कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ यानी पौधे की मोटाई बढ़ने का दरवाजा खोलता है। डाइकॉट स्टेम्स में ये होता है, इसीलिए हम इन्हें ओपन कहते हैं। मोनोकॉट्स में कैम्बियम नहीं होता, इसीलिए उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, और हम उन्हें क्लोज्ड कहते हैं। समझ गया। एक रेडियल और कंजॉइंट अरेंजमेंट का भी तो लॉजिक होता है ना? बिल्कुल। रूट्स में जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर होते हैं, जिसे रेडियल अरेंजमेंट कहते हैं। पर स्टेम्स और लीव्स में वो एक ही रेडियस पर जुड़े होते हैं, इसलिए उन्हें कंजॉइंट कहते हैं। ओके, तो टिश्यू सिस्टम्स हमारे क्लियर हो गए। अब इन ईंटों को जोड़कर एक्चुअल ऑर्गन्स देखते हैं। जमीन के नीचे चलते हैं। एनाटॉमी ऑफ रूट। डाइकॉट और मोनोकॉट रूट्स में क्या फर्क है? सबसे पहले डाइकॉट रूट की लेयर्स देखते हैं। सबसे बाहर एपिब्लेमा, जहां से रूट हेयर्स निकलते हैं, फिर कॉर्टेक्स आता है, और उसके बाद सबसे इनर लेयर एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस पर रुकिए। यहाँ तो एक वाटरप्रूफ सिक्योरिटी चेक पॉइंट होता है ना? हाँ बिल्कुल। एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। ये सुब्रेन नाम के वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल से बनी होती हैं। तो अगर सुबेरिन वाटरप्रूफ है तो पानी कॉर्टेक्स से निकलकर अंदर वैस्कुलर बंडल्स तक जाएगा कैसे? वो तो रास्ता ही ब्लॉक हो गया ना? यहाँ पर पानी के पास दो रास्ते होते हैं। एक सेल्स के बीच के स्पेसेस से, जिसे एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं, और दूसरा सेल्स के अंदर से, जिसे सिम्प्लास्ट पाथवे कहते हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एपोप्लास्ट रास्ते को कंप्लीटली ब्लॉक कर देती हैं, तो पानी और मिनरल्स को मजबूरन एंडोडर्मिस के लिविंग सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आना पड़ता है। अच्छा, यानी ये एक फिल्टर का काम कर रहा है ताकि कोई टॉक्सिक चीज डायरेक्टली अंदर ना चली जाए। एग्जैक्टली। इसके बाद आती है स्टील। एंडोडर्मिस के अंदर जो कुछ भी है वो स्टील है। इसमें सबसे पहले पेरीसाइकिल आती है। वही पेरीसाइकिल जो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम लैटरल रूट्स और वैस्कुलर कैम्बियम बनाती है। सही पकड़ा। फिर अंदर आते हैं वैस्कुलर बंडल्स और बीच में पिथ। डाइकॉट रूट्स में वैस्कुलर बंडल्स कम होते हैं, जैसे 2 से 4, और पिथ छोटा होता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आया। अगर आप नीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पैरा नीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब बात करते हैं मोनोकॉट रूट की। डाइकॉट से कितनी अलग है ये? 2 मेन डिफरेंसेस हैं जो नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोकॉट रूट में जाइलम बंडल्स 6 से ज्यादा होते हैं, जिसे पॉलियाक कंडीशन कहते हैं, और दूसरा, इनका पिथ बहुत बड़ा और वेल डेवलप्ड होता है। और इनमें सेकेंडरी ग्रोथ तो होती नहीं होगी क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट होता है। बिल्कुल नहीं। रूट्स हो गई। अब ऊपर तनों की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल। जमीन के ऊपर की चुनौतियां अलग हैं, हवा, धूप। तो एनाटॉमी ऑफ स्टेम पर आते हैं। डाइकॉट स्टेम में क्या दिखता है? डाइकॉट स्टेम का कॉर्टेक्स 3 सब पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे बाहर हाइपोडर्मिस, जो कॉलिन काइमेटस होती है, मतलब वही बंजी कॉर्ड जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी देती है। हाँ। उसके नीचे पेरेन्काइमा की कॉर्टिकल लेयर्स, और सबसे अंदर एंडोडर्मिस। वेट, स्टेम में एंडोडर्मिस को तो स्टार्च शीथ भी कहते हैं।
इसका रीजन वही है ना कि इसमें स्टार्च के ग्रेन्स भरे होते हैं। हाँ, ये उनका स्टोरेज ऑर्गन बन जाता है और उसके अंदर वैस्कुलर बंडल्स एक खास अरेंजमेंट में होते हैं जो डाइकॉट स्टेम की सबसे बड़ी पहचान है। यानी बंडल्स एक रिंग या छल्ले की शेप में अरेंज्ड होते हैं। एग्जैक्टली, एक रिंग के फॉर्म में। और ये बंडल्स कॉन्जॉइंट, ओपन और एंडार्च प्रोटोजाइलम वाले होते हैं। एंडार्च मतलब पुराना जाइलम यानी प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, पित्त की साइड, और नया मेटाजाइलम बाहर की तरफ। बिल्कुल, परफेक्ट। तो क्या मोनोकॉट स्टेम जैसे मक्का या बांस में भी ऐसा ही रिंग होता है? नहीं, यहाँ पिक्चर कंप्लीटली बदल जाती है। मोनोकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल्स पूरे ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड होते हैं, यानी इधर-उधर बिखरे हुए, और हर बंडल के चारों तरफ एक स्क्लीरन काइमेटस बंडल शीथ होती है। अच्छा, इसलिए बांस इतना सख्त होता है। और सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही स्पेसिफिक, नीट, प्रोबेबल सवाल छिपा है यहाँ पर। हाँ, दो चीजें हैं। एक तो मोनोकॉट स्टेम में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता, और दूसरा वैस्कुलर बंडल्स के अंदर वाटर कंटेनिंग कैविटीज मौजूद होती हैं। ये आपको डाइकॉट्स में नहीं मिलेगा। वाटर कैविटीज, ये जरूर नोट करना चाहिए। अब आते हैं पौधे के सोलर पैनल्स पर, यानी एनाटॉमी ऑफ लीफ। हाँ, लीव्स मेनली फोटोसिंथेसिस करती हैं। सबसे पहले डाइकॉट लीफ को देखते हैं। इसको डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं। डॉर्सी वेंट्रल क्यों? क्योंकि इसकी ऊपरी यानी एडैक्सियल सतह और निचली यानी एबैक्सियल सतह दोनों एक दूसरे से बहुत अलग होती हैं। डाइकॉट लीफ में ऊपरी सतह पर धूप डायरेक्ट पड़ती है, इसलिए वहां स्टोमाटा बहुत कम या एब्सेंट होते हैं ताकि पानी भाप बनकर उड़े ना। अच्छा, यानी सारे स्टोमेटा निचली सतह पर सेफ रहते हैं। बिल्कुल। और इसका अंदर का ग्राउंड टिश्यू, जिसे हम मीसोफिल कहते हैं, वो भी दो हिस्सों में बटा होता है। वो कौन से हैं? ऊपर की तरफ पैलेसाइड मेसोफिल होता है। इसकी सेल्स लंबी और वर्टिकली अरेंज्ड होती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट अब्जॉर्ब कर सकें। और नीचे की तरफ स्पंजी मेसोफिल होता है। इसकी सेल्स थोड़ी लूज और गोल होती हैं। और इस स्पंजी लेयर में हवा की गुहाएं यानी एयर कैविटीज होती है ना, गैस एक्सचेंज के लिए। हाँ, एग्जैक्टली। अब इसके कंपैरिजन में मोनोकॉट लीफ को देखें तो उसको आइसोबिलैटरल लीफ कहते हैं। आइसोबिलैटरल यानी दोनों तरफ से एक जैसे। हाँ, दोनों सर्फेसेस पर स्टोमाटा लगभग बराबर होते हैं और इनका मेसोफिल पैलेसाइड और स्पंजी में डिवाइडेड नहीं होता, सब एक जैसा होता है। लेकिन एक सेकंड, सोचने वाली बात है, अगर घास की दोनों सतह पर स्टोमेटा हैं, धूप पड़ रही है, तो वो तो तुरंत सूख जानी चाहिए। उनका पानी कैसे बचता है? यहाँ आता है नेचर का एक बहुत ही शानदार एडेप्टेशन। ग्रासेस में ऊपरी एपिडर्मिस की कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाती हैं। वो बड़ी, खाली और कलरलेस हो जाती हैं। इन्हें बुलिफॉर्म सेल्स कहते हैं। बुलिफॉर्म सेल्स, ये काम कैसे करती हैं? जब पौधे में पानी भरपूर होता है तो ये सेल्स पानी सोखकर टर्जिड हो जाती हैं और पत्ती पूरी तरह खुल जाती है। लेकिन जब पानी की कमी होती है तो वो सेल्स फ्लैसिड हो जाती हैं और उनका पानी निकल जाता है। बिल्कुल, और उनके सिकुड़ते ही पत्ती अंदर की तरफ कर्ल हो जाती है, जिससे सरफेस एरिया कम हो जाता है और पानी का नुकसान बच जाता है। क्या बात है, ये तो एक ऑटोमेटिक फोल्डिंग छाते की तरह हो गया। और लीव्स में वेनेशन भी अलग होती है ना? हाँ, डाइकॉट्स में रेटिकुलेट वेनेशन होती है, इसलिए उनके वैस्कुलर बंडल्स का साइज अलग-अलग होता है। डिपेंड्स कि कौन सी वेन कहाँ है। मोनोकॉट्स में पैरेलल वेनेशन होती है, तो मेन वेन को छोड़कर बाकी सारे वैस्कुलर बंडल्स ऑलमोस्ट सेम साइज के होते हैं। समझ गया। अब एपिसोड के आखिर की तरफ बढ़ते हुए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करना है, सेकेंडरी ग्रोथ। एक छोटा सा पौधा एक विशाल बरगद का पेड़ कैसे बन जाता है? सेकेंडरी ग्रोथ पौधे की मोटाई बढ़ने को कहते हैं, और ये काम दो मेन टिश्यूज करते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम और कॉक कैम्बियम। डाइकॉट स्टेम्स में ओपन वैस्कुलर बंडल्स होते हैं ना? हाँ, जिनके बीच कैम्बियम होता है। वही, जब पौधे को बड़ा होना होता है तो ये कैम्बियम सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और एक पूरी रिंग बना लेते हैं। ये रिंग अंदर की तरफ नए सेल्स बनाती है, जिसे सेकेंडरी जाइलम यानी पेड़ की लकड़ी कहते हैं, और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। तो जो लकड़ी हम देखते हैं वो एक्चुअली सेकेंडरी जाइलम है। पर वेट, अगर पेड़ अंदर से मोटा हो रहा है तो उसकी बाहरी परत यानी एपिडर्मिस तो फट जाएगी प्रेशर से। फटेगी बिल्कुल, और उसी एपिडर्मिस को बचाने के लिए या रादर रिप्लेस करने के लिए
कॉर्टेक्स के बाहर एक नया कैम्बियम बनता है। इसको कॉक कैम्बियम या फेलोजन कहते हैं। और ये बाहर की तरफ क्या बनाता है? ये बाहर की तरफ कॉक बनाता है जो पानी और हवा दोनों के लिए इम्पर्वियस होता है। यही कॉक पेड़ की छाल या बाक बनाता है। ओहो, अच्छा। और पेड़ काटने पर जो राउंड रिंग्स दिखती हैं, एनुअल रिंग्स, जिनसे हम पेड़ की एज कैलकुलेट करते हैं, उनका क्या लॉजिक है? एनुअल रिंग सिंपली सीजन के चेंजेस का रिकॉर्ड है। स्प्रिंग सीजन में पौधे को ज्यादा पानी चाहिए तो कैम्बियम बहुत एक्टिव होता है और चौड़े जाइलम वेसल्स बनाता है। इसको स्प्रिंग वुड कहते हैं। और ऑटम यानी सर्दियों में? सर्दियों में कैम्बियम कम एक्टिव होता है और नैरो वेसल्स बनाता है। इसको ऑटम वुड कहते हैं। एक साल में बनी ये दोनों वुड्स मिलकर एक एनुअल रिंग बनाती हैं। ये पूरा मैकेनिज्म इतना परफेक्टली बैलेंस्ड है, मतलब अनबिलीवेबल। हाँ बिल्कुल। अगर आप इस डीप डाइव को सम अप करें तो समझ आएगा कि कैसे सेल्स का आकार, जैसे डम्बेल शेप्ड गार्ड सेल्स या एंडोडर्मिस में स्यूबरिन का होना, ये सब एनवायरनमेंट के हिसाब से परफेक्टली अडेप्टेड है। सच में। और इस सभी चीजों को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही बड़ा और थॉट प्रोवोकिंग सवाल आता है। क्या? देखो, आज हमने समझा कि बुलीफॉर्म सेल्स या गार्ड सेल्स कैसे पानी बचाने के लिए इवॉल्व हुए हैं। जरा सोचिए, जिस तरह से दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम ड्रॉट्स बढ़ रहे हैं, क्या आने वाले हजारों सालों में फ्लावरिंग प्लांट्स की ये एनाटॉमी खुद को किसी नए रूप में बदल लेगी? वाओ! मतलब क्या पानी की इस लगातार कमी से निपटने के लिए प्लांट्स कोई ऐसा नया टिश्यू सिस्टम डेवलप करेंगे जिसके बारे में हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते? क्या सेकेंडरी ग्रोथ के पैटर्न्स बिल्कुल बदल जाएंगे? ये एवोल्यूशन के नजरिए से एक बहुत ही वैलिड पॉसिबिलिटी है। हो सकता है नई तरह की सेल्स डेवलप हो जाए। एग्जैक्टली। चलिए, इस डीप डाइव के बाद स्टूडेंट्स आपको सोचने के लिए एक नया नजरिया जरूर मिला होगा। टुडे वी कंप्लीटेड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स फॉर नीट बायोलॉजी। कीप लर्निंग विद पैरा नीट। हेलो।